आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 7 एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाए। बल्कि हर यूनिवर्सिटी के या किसी भी एग्ज़ाम में चले जाएँ आप, चाहे इवन आर्मी वगैरह के एग्ज़ाम में भी जाएंगे तो उधर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इज x/8 फैक्टोरियल। फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/x/8 फैक्टोरियल। ये सिंप्लीफाई करते हैं 6 फैक्टोरियल, सबसे छोटा ये वाला है तो 7 और 8 को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1 एक्सपेंड कैसे करते हैं फैक्टोरियल को, आपको पता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जहाँ भी स्टॉप करना होता है वहाँ पे दोबारा से फैक्टोरियल यूज़ कर लेते हैं। और इसको भी जब एक्सपेंड करेंगे ये हो जाएगा 8, 7 एंड 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल सब में है तो ये सब में से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर से भी और इधर से भी। तो बाकी क्या बच गया 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8 7 56। तो ये 1 प्लस 1/7 इज 8/7 और 56 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू x। तो ये जब कटिंग हो गया आंसर क्या मिल जाएगा 64, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, बीटा ऑप्शन में। तो सिंपल सी बस कैलकुलेशन करनी थी आपको और हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द वैल्यू ऑफ n+2 फैक्टोरियल इज दिस। फिर अगेन वही क्वेश्चन है, इसमें हमें वही एक्सपेंड करते हैं फिर चेक करते हैं क्या आंसर आता है। क्वेश्चन है जी n+2 फैक्टोरियल 930 n फैक्टोरियल। तो n+2 को जब एक्सपेंड करेंगे फैक्टोरियल को तो n+2 n+1 n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 930 n फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल इस साइड पे और इस साइड पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या आएगा n+2 n+1 इज इक्वल टू 930। ठीक है, तो अब यहाँ से दो तरीके हैं। एक तो इसको हम सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है हम इसको बैक सॉल्व कर लेते हैं। बैक सॉल्व क्या होता है, अभी तक तो मतलब ये n की वैल्यू दी है ना। अगर सपोज मैं n को 30 पुट करता हूँ, व्हेन n इज 30, तो ये क्या हो जाएगा 32 इंटू 31। अब हमें पता है 32 इंटू 1 कभी भी 930 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। अब 32 अगर पुट करें तो 32 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 34 और ये क्या हो जाएगा 32। तो ये भी मल्टीप्लाई करने से कभी भी 930 नहीं आएगा। तो हमें एंड में एक ज़ीरो चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि एंड में ज़ीरो आ रहा है। तो अगर मैं 29 यूज़ कर लूँ, देखिए 29 पुट करते हैं, 29 + 2 इज़ 31 और 29 + 1 इज़ 30 और 30 इंटू 31 इज़ 930। 29 हमारा क्या हो जाएगा n की वैल्यू होगी। ठीक है, एक तो ये वे है और ये ही बेस्ट है कि हम इसको बैक सॉल्व कर लें। दूसरा वही सिंपल है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद जो भी आंसर आए, ठीक है, और वो यही आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन 3, a place has 13 gates in the north and 15 gates in the south. In how many ways a man can enter the place? अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग FTC लिख देता हूँ मैं। ये जब आप बुक में से चैप्टर 7 स्टार्ट वाले पेज पे देखिएगा, उसमें मेंशन किया हुआ नीचे जाके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। ये क्या कहता है, अगर आपके पास कोई n वेज हैं जॉब A के, मैं लिख देता हूँ, तो वी हैव टू परफॉर्म जॉब A, और इसके हैं n वेज, और कोई जॉब B है उसको परफॉर्म करने के m वेज हैं। तो जो होगा जॉब A एंड B,
जॉब ए एंड बी, इसको परफॉर्म करने के कितने वेज होंगे, n क्रॉस m वेज, ठीक है, एंड वाले केस में। और वाले केस में जॉब ए और बी, तो इसको क्या हो गया, n प्लस m वेज। ये है जी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बुक में सिर्फ ये क्रॉस वाला दिया हुआ है, ये एडिशन वाला नहीं है, तो आपको एडिशन वाला भी याद रखना है। आप देखते हैं क्वेश्चन, 13 गेट्स नॉर्थ में है और 15 गेट्स आपके साउथ में है। इन हाउ मेनी कैन एंटर द प्लेस, इन हाउ मेनी वेज, अब एंटर करना है। मैं अगर आपको डायग्राम छोटी सी बना के दिखा दूँ तो शायद और आसान हो जाए। सपोज हमारे पास ये गेट्स हैं, 1 2 3 गेट ये हैं, और नहीं कितने हैं टोटल, ये 13 और 15 है। तो इसकी 13 सपोज गेट इधर है, इधर ऐसे ऐसे 13 गेट्स आपके इधर है, सपोज ये 13 ही है, और 15 गेट्स आपके इधर है। अब एक आदमी इधर से भी एंटर हो सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, और वो इधर नॉर्थ वाले गेट से भी आ सकता है। तो ये और वाली कंडीशन बनेगी। तो और वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड करना है। तो 13 प्लस कितने हैं, 15, 13 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 28। तो 28 वेज है हमारे पास जिससे आप गेट में एंटर हो सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन में है। तो आपको यहाँ तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है और यहाँ तो ऐड करना है। एंड वाले केस में आप मल्टीप्लाई करेंगे और वाले केस में आप ऐड करेंगे। क्वेश्चन 4, इफ n प्लस 10 फैक्टोरियल ओवर n 42, फिर वही क्वेश्चन सिंपल, n प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42, देन वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू बतानी है। तो वही इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो n प्लस 2 को n माइनस 1 तक एक्सपेंड करेंगे, n प्लस 2 n प्लस 1 n एंड n माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 42, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये n माइनस 1 फैक्टोरियल सिंपल कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो भी हैं उसको लिख लेते हैं। n प्लस 1 मैं अरेंज कर रहा हूँ, n प्लस 2 ना भी अरेंज करें, आप वैसे लिख लें, अगर आप लिखना चाहें मैं वैसे लिख देता हूँ, n प्लस 2 n प्लस 1 एंड n इज इक्वल टू 40। फिर वही सेम क्वेश्चन यहाँ से आप बैक सॉल्व कर लेते हैं। बैक सॉल्व में n की वैल्यू सपोज में छोटी 7 पुट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 1 8 एंड 7, और ये कभी भी 42 तो नहीं होगा, तो ये चेक कर लेते हैं। सॉरी n प्लस, क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर ली है, n प्लस 1 है, n प्लस 2 नहीं है, तो मैं दोबारा से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। उसी तरह हम इसको एक्सपेंड करेंगे, n प्लस 1 n और n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, वो इससे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा 42। और यहाँ पे हम अगर पुट करें कौन सी वैल्यू, 7 प्लस 1 8 इंटू 7 नहीं, ये नहीं है, 6 पुट करें, 6 प्लस 1 7 इंटू 6 7 6 42 जी। 7 पुट करने से हमारा आंसर, सॉरी 6 पुट करने से आंसर मिल रहा है, तो फिर यही ऑप्शन होगा। तो ये सेम उसी तरह जो क्वेश्चन 2 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड विद 4 डिफरेंट फ्लैग्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग आर यूज्ड एट अ टाइम। तो परमोटेशन का क्वेश्चन है, तो परमोटेशन का पहले फॉर्मूला, क्योंकि अरेंजमेंट जितनी भी अरेंजमेंट्स होंगी उसमें हम परमोटेशन ही यूज़ करेंगे। परमोटेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अब 4 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, 4 में से आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी और 4 भी। तो उसमें एनी नंबर कैन बी यूज लिखा होगा। तो जब एक यूज़ करेंगे तो 4p1, 2 के लिए 4p2, 3 के लिए 4p3 और 4 के लिए 4p4। ठीक है, बस इसको ऐड कर, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें और वाली कंडीशन है, कोई भी एक भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी और 4 भी। अच्छा, अब ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, एक मैं शॉर्ट वे बता देता हूँ कैसे है। देखिए 4p1 है तो 4 के सिर्फ एक फैक्टर लिखना है, तो 4 का एक फैक्टर 4 ही होगा, प्लस 4p2 है तो 4 के 2 फैक्टर लिखते हैं, 2 फैक्टर के होंगे 4 इंटू 3। 4p3 है तो 4 के 3 फैक्टर लिखते हैं, 4 3 2, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं फैक्टर। 4p4 है तो 4 के 4 फैक्टर्स लिखने हैं, 4 3 2 1। बस ये आपको सिंपल एक्सप्लेन कर देगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 12
प्लस 24 प्लस 24, ये फाइनली क्या आएगा 12 16 16 और 24 इज 40 40 56 64 इसका आंसर मिल जाएगा हमें, और 64 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 6, द वैल्यू ऑफ n इफ np3 is 60, तो इसको भी हम वही बैक सोल्व कर लेते हैं, np3 is 60, तो हमें परमुटेशन का फॉर्मूला है, तो n के कितने फैक्टर्स लिखने हैं, 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो n फिर क्या आएगा n-1 देन n-2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टर हो गए इज इक्वल, और सॉरी फैक्टोरियल नहीं एंड में यूज़ करना आपने, क्योंकि मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 6, ये 630 है, हाँ जी नहीं 60 ही है 60, तो यहाँ से फिर वही क्वेश्चन 2 और 4 की तरह हम इसको बैक सोल्व कर लेंगे, तो बैक सोल्व करने से देखते हैं कौन सी वैल्यू पुट करने से आंसर आता है, अगर मैं 5 पुट करूँ तो 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है, तो ये 60 बन रहा है ना जी, ठीक है, तो बैक सोल्व करने से हमें काफ़ी हद तक कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बस ऑप्शन को देख के ही हम गैस कर लेते हैं, जो कि आपका 5 है, तो बी ऑप्शन में है ये। Now question 7, how many other words can be formed from the object when no letter is repeated? अब ऑब्जेक्ट के हमारे पास लेटर हैं, पहले फाउंड कर लेते हैं, O B J E C T 1 2 3 4 5 6, जब भी लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है तो हमने परमुटेशन यूज़ करनी है। अब इसमें से कोई रिपीट नहीं हो रहा, जब रिपीट नहीं हो रहा होता तो सब जितने भी हैं नंबर उसका सिर्फ फैक्टोरियल यूज़ कर लेते हैं, तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 5 4 3 2 1 इस तरह होता है, तो ये जगह 3 2 6 6 4 24 21 21 27 20, वैसे आपको सारे याद होने चाहिए 10 फैक्टोरियल तक, ये मैं आपको ठीक है 10 फैक्टोरियल तक आप याद कर लें, पेपर में 10 फैक्टोरियल तक का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो 7 का आंसर हो गया 720, जो कि ए ऑप्शन में है। हाँ लेकिन नहीं, अभी वापस चलें, 720 आपने आंसर तो कर लिया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें है ना हाउ मेनी अदर वर्ड्स का मतलब है इस वर्ड के अलावा कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो इस वर्ड के तो 720 बनेंगे, तो इसके अलावा एक माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 719, जो कि बीटा ऑप्शन में है, ठीक है, तो अदर वर्ड के लिए हमेशा एक माइनस करना होगा आपको, और अगर वो कहता है सिंपल वर्ड्स तो वो क्या थे 720 ही थे। नेक्स्ट, हाउ मेनी words can be formed from word when R and O are always next to O? Question 8, how many words can be formed from the word when R and O next to O? तो word है जी आपके पास WORD, अब इसमें R और O को आपने इकट्ठा करना है, तो 2-3 वे हैं इसके, तो पहले आपको मैं इजी वाला वे समझा देता हूँ कि जब R एंड O आर ऑलवेज नेक्स्ट टू, R इज ऑलवेज नेक्स्ट टू O, मतलब ये इस तरह आएगा, R इस तरह रहेगा हमेशा, O के बाद R आएगा, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, इसके बाद बाकी के वर्ड कितने रहेंगे W और D, अब इनको हमने अरेंज करना है एक्चुअली, और कुछ नहीं करना, तो ये 3 लेटर्स है ना, तो 3 लेटर्स की अरेंजमेंट क्या होती है, 3 फैक्टोरियल विच इज 6, ये आपका डेल्टा ऑप्शन है, ठीक है, तो सबसे इजी और जिसमें कम टाइम लगता है वो यही है कि आप जितने वर्ड्स को इकट्ठा करना है उनको कंबाइन कर लें, उसका एक वर्ड बना दें, जिस तरह ये है, अब जब भी जाएगा ये आगे भी जाएगा, अब ये टोटल हमारे 3 वर्ड रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हाउ मेनी 5-digit मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट व्हेन विदाउट रिपीटिंग, ठीक है, डिजिट्स है हमारे पास 0 1 2 3 4 0 1 2 3 5 0 1 2 3 एंड 5 4 मिसिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं, इन 5 लेटर्स को यूज़ करके हमने बताने हैं कि जो 5 के मल्टीपल्स हों, ये देखें ना 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के जो मल्टीपल्स होते हैं उसके एंड में या तो 0 आएगा या 5 आएगा, तो मैं इधर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 5 की पोजीशन में वाली 5 डिजिट नंबर है, तो एंड में हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए,
ये फिक्स कर दिया हमने, तो ये ही पॉसिबिलिटी है इधर। अब स्टार्ट में देखिए कितने आ सकते हैं। 0 तो स्टार्ट में कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि अगर 0 स्टार्ट में आएगा तो वो 5 डिजिट नहीं रहेगा, वो 4 डिजिट बन जाएगा। तो 0 के अलावा हमारे पास 1 2 3 पॉसिबिलिटीज़ है, मैं 3 पॉसिबिलिटीज़ लिख रहा हूँ। अब सेकंड पोजीशन में तो 0 आ सकता है, अगेन 3 पॉसिबिलिटी है। बाकी कितने नंबर रह गए? 2, फिर कितने रह गए? 1। तो ये तुम्हारे कितने बन गए? इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एंड में 0 आए, वो भी 5 का मल्टीपल होता है। तो एक पॉसिबिलिटी इसकी एंड में फिक्स कर दिया हमने 0 को। अब स्टार्ट में कितने नंबर हमारे पास पॉसिबल हैं जो आ सकते हैं? वो क्या हैं? 4। 4 के बाद एक फिक्स हो गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आएगा? 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ की हो जाएंगी 18 + 24। तो 18 + 24 कितना हो गया? 8 4 12 2 1 42। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है। तो इसी तरह आप पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ करके ऐड करते चले जाएं, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी 10। इन हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट अरेंज इन अ रो। एक रो में 8 स्टूडेंट्स को कितना अरेंज कर सकते हैं? तो 8 स्टूडेंट्स है, रो में अरेंज करना है, तो रो में सिंपल क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल, वही हमारा आंसर होगा, जो कि डेल्टा ऑप्शन में। तो लाइन में जितनी भी अरेंजमेंट्स होंगी उसमें जस्ट आप फैक्टोरियल यूज़ कर लें और कुछ भी नहीं करना। वैसे तो ये 8 भी 8 होगा, तो 8 भी 8 फैक्टोरियल ही होता है। 11। अच्छा, ये आपकी परमुटेशन का एक फॉर्मूला है, मैं इसको लिख देता हूँ 5, और ये लिखा हुआ है P4R, इसको एक्चुअली लिखेंगे 4PR, ये वाला है। इसी तरह 6 5PR - 1। तो हमें बतानी है R की वैल्यू। तो R की वैल्यू के लिए हम इसको बैक सोल्व भी करेंगे और कुछ नहीं करना। तो पहले मैं छोटे वाली वैल्यू पुट कर लेता हूँ 2। जब ये 2 पुट करेंगे तो 5 × 4P2 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 6 × 5P1। ऐसी 2 - 1 = 1। तो 4P2 कितना होएगा? 12, और ये कितना हो जाएगा? 5। 6 5 = 30, और ये 60 है, तो कभी भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। 3 भी नहीं। अब हम 6 पुट कर लेते हैं, ठीक है। 6 पुट करेंगे, 6 जब पुट करोगे तो 4P 6 हो जाएगा, ये देखो। तो 4P 6 से तो कभी भी ये हमेशा ऊपर बड़ा होता है, नीचे छोटा होता है, तो ये आंसर कभी नहीं आ सकता। इसी तरह 8 भी नहीं आ सकता, तो ये की बच गया आंसर 3। आप 3 चेक करें, 3 पुट करने से आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह हम क्वेश्चन को मोस्टली हम इक्वेशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको बैक सॉल्व करने से हमें इजीली आंसर मिल जाता है। नाउ 12, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर x² y4z³ x² y4z³, इसकी परमुटेशंस करनी है। तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो ये एक्चुअली 2x हैं, और y कितने हैं? 1 2 3 4, और z कितने हैं? 3। अब इनको अरेंज करना। अब इसमें रिपीटिशन है, और रिपीटिशन में आपको याद होगा हम डिवाइड भी करते हैं। तो वो क्या होगा? टोटल कितने लेटर्स हैं? 2 और 4 6 3 9, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। जो रिपीट हो रहे हैं, x 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, y 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और z कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसको डिवाइड करने और हमें आंसर मिल जाएगा। उसको सिंप्लीफाई भी किया हुआ है, नहीं 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, जो कि बीटा ऑप्शन में है, ठीक है। तो रेपिटेशन में हमेशा हमें डिवाइड करना होता है। अगर रेपिटेशन नहीं है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ क्वेश्चन 13, हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 2 3 4 5 6। डिजिट्स लिख लेते हैं पहले, कौन कौन से हैं? 2 3 4 5 6। इवन नंबर बनाने हैं हमें, और डिजिट भी रिपीट नहीं करना, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, और कितने डिजिट था? हाउ मैनी इवन नंबर्स कैन, बस इवन नंबर बनाना है, तो सबको यूज़ करें, सभी को यूज़ करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5, ये पोजीशन बना लिया 1 2 3 4 5। अब इवन नंबर के एंड में हमेशा या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। तो एंड में या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो एंड में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास? 3। अब फिक्स करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब स्टार्ट में जब एक इधर आ गया तो बाकी कितने रह गए 4, एक और आ गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इनको मल्टीप्लाई कर दें आपको आंसर मिल जाएगा। कि कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 2 24, 24 3 का 72, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह पॉसिबिलिटीज़ को जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है और आपको इजीली आंसर मिल जाता है। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है। ए लेवल के स्टूडेंट इसी तरह सॉल्व करते होते हैं। तो ये आसान किया। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। अब कोई नंबर्स नहीं बताए गए, बस आपको कह दिया जी 4 डिजिट नंबर बनाए। अब 4 डिजिट 4 पोजिशन, अब नंबर्स कौन से हम लेंगे, तो नंबर्स हमारे पास यही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होता, तो इन्हीं को हमने यूज़ करना है। 4 डिजिट बनाना है। 4 डिजिट के लिए कभी भी स्टार्ट में 0 नहीं आ सकता, तो बाकी 9 के 9 डिजिट आ सकते हैं। अब उसने ये नहीं कहा कि रिपीट कर सकते हैं, नहीं, रेपिटेशन का कुछ नहीं बताया, तो आप रिपीट कर सकते हैं। तो 10 की पॉसिबिलिटी इधर है, 10 की इधर है, 10 की इधर है, तो इनको हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 9 1 2 3 9000। 9000 हमारा बीटा ऑप्शन है। जब नंबर आपको ना गिवन हो, इनको यूज़ करना है, तो फिर यही डिजिट हमारे पास बचते हैं, बल्कि हैं ही यही, इसके अलावा कोई और डिजिट है ही नहीं। नाउ 15 और 4 डिजिट बनाना था, इसलिए हमने 4 पोजिशन बनाए। The number of ways putting 6 rings in 4 finger on a hand. 4 fingers हैं, 6 rings हैं और 4 fingers हैं। तो कितने वेज हैं कि आप फिंगर ये जो रिंग्स हैं ये पहन सकते हैं। तो आप ऐसा हो सकता है कि एक फिंगर में 6 की 6 रिंग्स पहन लें, जी पॉसिबल है। आप 2 रिंग दूसरी में 6 की 6 पहन लें, तीसरी में 6 की 6 पहन लें, चौथी में 6 की 6 पहन लें। तो मैं ये फिंगर्स बना देता हूँ। तो पॉसिबिलिटी से पहले में 6 आ जाए, पॉसिबिलिटी है दूसरी में, पॉसिबिलिटी है तीसरी में, ऐसे ही आंसर क्या आ जाएगा। नहीं, इसको रिंग की पॉसिबिलिटी देते हैं। 6 रिंग्स हैं। अब 6 जो रिंग्स हैं, एक रिंग के लिए कितनी फिंगर्स अवेलेबल हैं। इस रिंग के लिए भी 4 है, इस रिंग के लिए भी 4 है, इस रिंग के लिए भी 4, इस रिंग के लिए भी 4। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 की पावर 6 16। 7c2 plus 7p2 is equal to 7c2 plus 7p2। 7p2 को तो आप एक्सपेंड इस तरह करते हैं, इसके 2 फैक्टर्स बनाएंगे 7 और 6। इसी तरह इसके भी 2 फैक्टर्स ही बनाएंगे, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में आपको डिवाइड भी करना है। परमुटेशन में डिवाइड नहीं करना, कॉम्बिनेशन में डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 इज 21, और नहीं सॉरी 7 से 4, हाँ जी 21 प्लस ये कितना हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 363। एल्फा ऑप्शन में आंसर है इसका। नाउ 17 12p r plus 2 12p r plus 2 ratio 11p r is equal to 72। फाइंड r की वैल्यू बतानी है। ठीक है, r 12 है, 11 है, 72 है। ठीक है, अगर मैं 12 पुट करूँ इधर, अगर 12 पुट करेंगे तो ये देखिए 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, और 12 भी 14 कभी भी नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं है हमारा। 11 चेक कर लेते हैं, 11 पुट करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। 72 तो पुट ही नहीं कर सकते, तो एक ही ऑप्शन बच रही है हमारे पास 5 का। 5 पुट कर सकते हैं, और 5 पुट करने से आंसर भी आएगा, आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ कॉम्बिनेशंस का उसने फॉर्मूला यूज़ किया है, ओह सॉरी परम्यूटेशन के फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो इसको आपने चेक करना है। वैसे आंसर यही है, एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह अगर एक ही ऑप्शन बच रही है तो चेक ना करें, आप टिक करें और आगे चले जाएं। टोटल नंबर ऑफ वेज दैट 2 A's एंड 2 B's बी अरेंज्ड। 2 A और 2 B को अरेंज करना है, तो 2 A और 2 B तो कितने हो जाएंगे 4। तो रेपिटेशन है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। तो आंसर क्या आ गया 6। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि बीटा ऑप्शन में इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का जो फॉर्मूला है वो है NC3। ठीक है, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, तो
एन नंबर कितने पॉइंट्स दिए होंगे 4, वो 3 पॉइंट्स से एक ट्राइंगल बनती है, तो 4C3 4C3 3 फिर 4C3 कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से 4C1 की इक्वल है, और 4C1 क्या होता है 4, ठीक हो गया 4 है, तो ए ऑप्शन होगा। Now question 20. At round table, conference is to be held between delegates of 21 countries. In how many ways can they sit if 3 particular delegates always sit together? टोटल 21 है और 3 कह रहे हैं हमने इकट्ठे ही बैठना है। अगर 3, और हाँ एक और चीज़ कि जब भी राउंड वाला होगा तो उसमें हम हमेशा एक फिक्स करते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला क्या होता है n-1 फैक्टोरियल, ये राउंड वाले के लिए, और राउंड वाले के लिए एक्चुअली 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये जो 2 वाला है ये बीड्स रिंग्स और उसके लिए करते हैं, और वैसे लिविंग थिंग्स के लिए हम ये n-1 फैक्टोरियल ये वाला यूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं 21 है डेलीगेट्स और 3 ने इकट्ठे बैठना है। अगर 21 में से 3 इकट्ठे कर दें तो बाकी हमारे पास कितने रह जाएंगे, 3 का 1 बन जाएगा ना, तो 19 रह जाएंगे ना, क्योंकि 21 में से 3 अगर एक करेंगे तो 1 तो काउंट होगा ना, तो 18 + 1 9। अब टोटल समझ लें 9 मेंबर्स हैं, 19 मेंबर्स हैं, तो 19 मेंबर्स जब सर्कल में करना है तो ये कितना रह जाएंगे 18, लेकिन वो जो 3 है वो आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना, ये उसका 3 फैक्टोरियल, तो 18 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये एक्चुअली ऑप्शन में मिस्टेक है, ये आपका आंसर ये वाला बनना चाहिए था, सी ऑप्शन में, तो 15 की बजाय क्या होएगा 18, तो इसको मैं सी ऑप्शन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21. If there are 20 diagonals in a polygon, the number of its sides are, number of diagonals का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है nc2 माइनस n। इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये 20 है, 20c2 माइनस 20, 20c2 इज 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज 2 माइनस 20, ये हो जाएगा 190 माइनस 20 इज 70, 170। अच्छा 20 डायगोनल्स दिए गए हैं, आपको ये नहीं कहा था कि 20 डायगोनल्स बताए गए हैं, तो ये लिखेगा nc2 माइनस n इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स 20 है, तो ये nc2 का फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, n के 2 फैक्टर्स लिखेंगे, n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 20। या बल्कि इसको इस तरह करने की बजाय आप बैक सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, बैक सॉल्व सबसे ज़्यादा आसान है, तो वैल्यू चेक करते हैं। क्वेश्चन हाँ जी 21, 15 पुट कर सकते हैं, 15c2 माइनस 15 क्या होगा चेक कर लेते हैं, 15c2 माइनस 15, तो देखते हैं कि आंसर 20 आता है, तो ये 15 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा माइनस 15, तो ये 7 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 15, तो ये कभी भी 20 तो नहीं आएगा। कोई और चेक कर लेते हैं, 8 चेक कर लें, 8 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8c2 माइनस 8, तो 8c2 क्या हो जाएगा 8, 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 8, ये देखिए 20 मिल रहा है, तो 8 पुट करने से हमें आंसर मिल रहा है, तो 8 हमारा सी ऑप्शन। तो बैक सॉल्व से क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं, आपको सारी ऑप्शन नहीं सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ता, जस्ट आपने क्या करना होता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जो सेटिस्फाई करे वही आंसर है, तो हमारा इस केस में 8 सेटिस्फाई कर रहा था। वही फैंसी 6n-1 c3 24, ये फिर वही क्वेश्चन है, बैक सॉल्व है, इसका आंसर आप खुद ही निकाल लें, जो भी वैल्यू पुट करें, वैसे हिंट में देखें ऊपर अब 9 पुट करें तो ये 9 क्या क्या पुट नहीं कर सकते, क्या हम इसमें, बल्कि जो सारी ऑप्शन हैं जो हम पुट कर सकते हैं, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। जस्ट जो पुट करने से जो आंसर सेटिस्फाई कर दे वही हमारा आंसर होगा। 23 में सॉल्व कर रहा हूँ, 23 में क्या है 12c3 प्लस 12c4, 12c3 प्लस 12c4, आपको याद हो ऊपर सेम हो, फॉर्मूला पर लिख देता हूँ, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये किसके इक्वल होता है n प्लस 1 CR, ऊपर सेम हो और नीचे कंसेक्टिव हो, तो आप ऊपर एक ऐड कर देते हैं और नीचे में से जो बड़ी वाली वैल्यू है वो यूज़ करते हैं। अब इस वाले केस में क्या आएगा, ऊपर हम एक ऐड करेंगे 13 और नीचे में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, वो यूज़ करेंगे 13c4। अब देखें 13c4 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक नन ऑफ दिस नहीं करना, एक और फॉर्मूला है NCR किसके इक्वल होता है NCN माइनस R के,
तो इसी फॉर्मूले से 13C4 किसके इक्वल हो जाएगा, 13C9 के। तो एक्चुअली ये 13C9 के भी इक्वल है, 13C9 ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, NC12 is equal to NC3. NC12 is equal to NC3. Find the value of n. तो ये वही जो अभी हमने प्रीवियस पेज में जो फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है ये वाला, NCR इक्वल टू NCR माइनस, देखिए इन दोनों का सम हमेशा जो इसका अबव n है इसके इक्वल होता है। तो इसमें भी हम बात करें इन दोनों का सम क्या आएगा, 12 + 3 15, ये हमेशा n के इक्वल होगा, ठीक है NC। तो ये क्या आंसर मिल गया हमें 15, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। वही NCR इक्वल टू NC n-r का फॉर्मूला हमने यूज़ किया। नेक्स्ट 25, a person draws a card from a pack of playing card, replaces it and shuffles the pack. He continues doing until he shows a spade. The chance that he will fail in the first 2 times. अब कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन पहले आपको याद होनी चाहिए। कार्ड आपको पता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें हमें क्या फाइंड करना है, स्पेड। अब स्पेड हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 13। अब 13 स्पेड है और फर्स्ट 2 टाइम्स में उसको फेल करना है, तो स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 13/52। अब देखें कहीं भी वो वापस तो नहीं रख रहा, रिप्लेसेस इट, अच्छा नहीं रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब जो कार्ड सेलेक्ट किया रिप्लेस किया, तो ये 13/52 है स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमने फर्स्ट 2 टाइम में स्पेड नहीं निकाला, तो ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 - 13/52। ये कितना हो जाएगा, 39/52। 39/52 स्पेड ना निकलने की प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट टाइम पे जब नहीं निकलेगा स्पेड तो ये हो जाएगा 39/52। सेकेंड अटैम्प्ट में फिर नहीं निकलना, तो वो क्या हो जाएगा 39, लेकिन थर्ड अटैम्प्ट में हमने निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा 13/52, ये 52 है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 13 3/4, ये भी क्या हो जाएगा 3/4 और ये क्या हो जाएगा 1/4। तो 3 3 = 9 डिवाइड बाय 64, जो कि एल्फा ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, there are 8 men and 10 women member of a club. How many committees of 7 members can be formed by 4 women? 8 men हैं और 10 women, मैं लिख लेता हूँ इसको पहले, men women, 8 men and 10 women. How many 7 members की कमेटी बनानी है जिसमें 4 वुमेन हो, ठीक है। अब 4 वुमेन जब फिक्स हैं तो इसका मतलब बाकी 3 क्या होंगे, वो हमारे मेन ही होंगे। तो वुमेन जो है वो वुमेन से ही आएंगी, तो 10C4 आ जाएगा। और जो मेन कितने हैं बाकी सेलेक्ट करने हैं आपको 3, क्योंकि 7 की कमेटी बनानी है, और 4 3 ये आ गया 7, और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो कॉम्बिनेशन। तो 10C4 × 8C3, इसको सिंप्लीफाई करें, और बल्कि सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा 10 के 4 फैक्टर्स लिखने हैं आपको, इधर कर देते हैं 10 9 8 7 4 फैक्टर्स हो गए, डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1 इंटू 8C3 के कितने फैक्टर बनेंगे, 3 8 7 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। कुछ कटिंग करते हैं, ये 3 फैक्टोरियल तो इससे कैंसिल हो गया, 4 2 8 इससे कैंसिल हो गया, और 3 ये 3 = 9, ठीक है। ये बच गया 10 × 3 × 7 × 8 × 7। एक चीज़ देखें, एंड में 0 तो हमारे ऑप्शन में आएगा ही आएगा, और 0 हमारा एक ही ऑप्शन में, यही आंसर है, ठीक है। तो ये मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन उस तरह सॉल्व कर रहा हूँ जो कि आप इस तरह आप एग्जाम में सॉल्व करें, ठीक है। एंड में हमें पता 0 आएगा तो एक ही ऑप्शन में 0 है, तो वही हमारे पास आंसर आ गया, बाकी हमें चेक मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी फॉर्म्ड इन 15 साइड्स। पॉलीगॉन 15 साइड्स किया, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला भी मैंने लिखा था NC2 - n। अब हमारे पास 15 साइड्स हैं, तो 15C2 - 15, 15C2 इज़ 15 × 14 डिवाइडेड बाई 2 - 15, तो ये हो जाएगा 2 7, 15 मल्टीप्लाई बाई 7 - 15, तो 15 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 7 - 1, तो 15 × 6, 15 × 6 इज़ 90, तो 90 हमारा डी ऑप्शन में है। जो सिंप्लीफिकेशन थी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आंसर मिल जाएगा।
नेक्स्ट 28, इन हाउ मेनी वेज ए कैन बुक और मोर देन वन बुक कैन बी चूजन फ्रॉम 6 बुक, एक या एक से ज़्यादा आप बुक्स कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्शन में हमें पता है कॉम्बिनेशन ही यूज होता है। अब एक या एक से ज़्यादा, जब एक यूज़ करेंगे तो 61, फिर 2 यूज़ कर सकते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 4 भी यूज़ कर सकते हैं, 5 भी फाइंड कर सकते हैं और 6 की 6 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इतनी सारी को आपको कॉम्बिनेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू सॉन प्लस NCN, इसका फार्मूला कहता है 2 की पावर n, जस्ट 2 की पावर n है, जो भी है ना वो 2 की पावर n आंसर आ जाएगा। अब इस केस में हमारे पास N60 में से, तो 60 तो वैसे ही 1 होता है, तो हम जो टोटल में से माइनस कर देंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, 1 माइनस कर देते हैं, वो जो NC0 मिसिंग है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 माइनस 1 इज 63, जो कि अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट 29 है, a coin is tossed 3 times, find the probability that all the heads on top show, ये सारे के सारे आपको हेड शो हों और कितने 3 टाइम्स टॉस करना है। अब 3 टाइम्स टॉस करने के लिए आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी में नीचे हमेशा सैम्पल स्पेस में 2 की पावर 3 बन जाएगा, 8 डिनोमिनेटर में तो हमारा 8 आएगा। अब सारे हेड के लिए एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि सारे हेड आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1/8, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया 30, a bag contains 10 mangoes out of which 4 are rotten, 10 में से 4 खराब हैं, 2 mangoes are taken out together, 1 is found to be good, the probability that other is also good। अब टोटल 10 हैं, 4 खराब हैं, 2 मैंगो आपने सेलेक्ट किए हैं और उसमें से एक खराब निकल आया, दूसरा भी नहीं, वन ऑफ देम इज फाउंड टू बी गुड, प्रोबेबिलिटी द अदर इज आल्सो गुड। अच्छा, एक जब सही निकलेगा, सही जो निकला, सही टोटल कितने 6 हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/10। अब अंदर सही कितने रह गए हैं 5, दूसरे के सही, दूसरा भी सही निकालना ना आपको, दूसरी क्या होगी 5/9, क्योंकि टोटल से भी एक कम हो चुका होगा, ये कितना हो जाएगा कैंसिल होगा, ये 5 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, और 2 2 वैसे कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो ये कितना आंसर आ गया 1/3, जो कि ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बड़ा सिंपल से होता है, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करने से ही आंसर मिल जाते होते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, नीचे सैम्पल स्पेस आती है और ऊपर जो आउटकम्स होती हैं जो पॉसिबल होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।